Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Aditi. I am your UGC NET Home Science faculty. So today in this session we are going to discuss about some PYQs related to the ergonomics and related to the housing and interior designing unit. So here first question is zoning is. तो यहाँ पर zoning का क्या मतलब होता है? Zoning का मैंने आपको मतलब बताया था कि हम एरिया को डिवाइड करते हैं, एरिया डिवीजन होता है। एरिया डिवीजन कैसे होता है? इन द फॉर्म ऑफ जोन्स। तो यहाँ पर जब हम एरिया को डिवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ जोन्स तो उसको हम बोलते हैं जोनिंग। सपोज करो मैं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ और मैंने फ्लोर वाइज क्या है वहां पे जोन्स बना दिए। जब मैं फ्लोर वाइज वहां पर मान लो मैंने क्या करा, फ्लोर वाइज फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर ये क्या बना दिया, मैंने जोन बना दिया। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर ली लैंड की, जितना भी हमारे पास मैक्सिमम लैंड अवेलेबल है या मैक्सिमम रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका यूटिलाइजेशन हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉपर लैंड यूज करी, लोकेशन हमने हर एक जोन को क्या है डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विच इज ऑल ऑफ अबोव। Now second question is dash building is an open space between buildings and the property boundary. It differ for different type of building. तो यहाँ पर क्या है, ऐसी कौन सी लाइन है जो कि एक बाउंड्री की तरह होती है और बिल्डिंग और आपके जोन एरिया को, बाहर के एरिया को डिवाइड करती है। तो वहां पर कौन सा था, सेटबैक। जब मैंने आपको बिल्डिंग रेगुलेशंस पढ़ाए थे तो मैंने आपको सेटबैक के बारे में बताया था। जैसे मान लो यहाँ बिल्डिंग है तो ये बिल्डिंग और जो इसका वाला एरिया होगा बाहर कॉर्नर वाला, इसको इस लाइन को हम बोलते हैं सेटबैक एरिया। तो यहाँ पे क्या है, एक ओपन स्पेस होता है बिटवीन बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टी बाउंड्री, बाउंड्री और बिल्डिंग का स्पेस जो होता है दैट इज सेटबैक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। विच इज नॉट अ बिल्डिंग बायलॉज कैरेक्टरिस्टिक। बिल्डिंग बायलॉज की कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है, रूल्स मस्ट बी स्पेसिफिक क्लियर एंड द लैंग्वेज ऑफ द रूल्स शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। ये तो सही है। बिल्डिंग बायलॉज में आपके वो आते हैं जैसे गृहा हो गया, बीई हो गया, बीसीसी हो गया, ये सारे जितने भी लॉज स्टैंडर्ड्स हैं वो आते हैं इसमें बिल्डिंग बायलॉज में। तो वहां पे रूल स्पेसिफिक होते हैं, क्लियर होते हैं, उनकी लैंग्वेज जो है करेक्ट होती है, मतलब जो साइन सिंबल्स होते हैं वो भी करेक्ट होते हैं, जो उनकी रेटिंग होती है वो भी करेक्ट होती है। नेक्स्ट है टर्म शुड यूज बी डिफाइंड क्लियरली सो दैट देयर मस्ट टू बी टू वन एंड ओनली वन मीनिंग ऑफ द टर्म। यहाँ पे जो हम टर्म यूज कर रहे हैं वो भी करेक्ट होनी चाहिए। ड्यू टू सम स्पेशल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट सम बायलॉज डाइफर फ्रॉम बाय लॉज ऑफ द अदर प्लेस। तो ये भी करेक्ट है। नो मॉडिफिकेशन इज अलाउड इफ इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर वहां पे जरूरत है तो मॉडिफिकेशन होनी चाहिए लॉज के अंदर। जैसे हमने गृह पढ़ा था जो 2015 में आया था, फिर 2019 में अपडेट हो गया। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। Now question number 4 is which is not an objective of building bylaws। यहाँ पे building bylaws का objective क्या नहीं है, allow discipline and systematic growth of building and towns and prevent haphazard development। क्या यहाँ पर क्या करना है, हमें सिस्टमैटिक ग्रोथ करनी है बिल्डिंग्स की, करेक्ट है। प्रॉपर सेफ्टी करनी है पब्लिक की अगेंस्ट फायर, हाउस, हेल्थ हैजार्ड, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। प्रॉपर हेल्थ सेफ्टी कंफर्ट प्रोवाइड करना है लोगों को जो बिल्डिंग में रह रहे हैं, ये भी करेक्ट है। रेनोवेशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग विदाउट एनी चेंज बाय द गवर्नमेंट। क्या यहाँ पे रेनोवेशन करनी है पुरानी वाली बिल्डिंग्स की बिना, विदाउट एनी चेंज बाय द गवर्नमेंट। क्या पुरानी अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स नहीं है तो क्या आप रेनोवेट कर सकते हो, नहीं कर सकते जब तक ऑर्डर्स नहीं आते। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इंटीग्रेटेड सब्सिडाइज हाउसिंग इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड इकोनॉमिकली वर्कर्स सेशन आर मेड फॉर विच पर्पस। जब मैंने आपको गवर्नमेंट की सब्सिडीज पढ़ाई थी और ये पढ़ाया था कि लो इनकम वालों के लिए कैसा काम है, हाई इनकम वालों के लिए कैसी बिल्डिंग रेगुलेशंस है, तो वहां पर क्या है टू, इसमें इसका क्या मतलब है, जो वर्कर्स है जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फिर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, वो किस पर्पस के लिए इंटीग्रेटेड सब्सिडाइज हाउसिंग का यूज करते हैं। टू प्रोवाइड ओपन डेवलप प्लॉट टू नेम्ड सिंगल और मल्टी स्टोर्ड हाउसेज ऑन रेंटल बेसिस सब्जेक्ट टू सर्टेन सीलिंग्स। तो यहाँ पर क्या है, जो इंटीग्रेटेड सब्सिडाइज, जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट वर्कर्स और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो उसमें क्या है प्रॉपर उनका जैसे मान लो उनके लिए घर बना दिया और प्लॉट्स दे दिए जिसमें आपके पास सिंगल और मल्टी स्टोरेड हाउस होते हैं, रेंट बेसिस पे भी होते हैं, नॉर्मल जो आपके बहुत सिंपल तरह के घर होते हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड अ सब्सिडी, सब्सिडी नहीं प्रोवाइड करती आपको, क्या प्रोवाइड करती है, एक प्लॉट प्रोवाइड करती है जिसमें जनरली घर बनता है, रेंट बेसिस पे आप उसको भी डिजाइन कर सकते हो।
इट एम्ड एट रीबिल्डिंग और इम्प्रूविंग हाउस इन रूरल एरिया। क्या इस पर रूरल एरिया को इम्प्रूव करने के लिए रीबिल्डिंग होती है सब्सिडाइज हाउसिंग में? नहीं। इट वॉज इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल ने किया था ये? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। Now next question is, rhythm may carry the eye along smooth flowing lines, or it may force the attention abruptly here and there in order to convey the desired emotional effect। तो यहाँ पे बैलेंस का क्या मतलब है? जैसे मान लो आपकी आई कंटिन्यूसली मूव कर रही है, ऐसे मान लो एक पैटर्न में मूव कर रही है, तो वहां पे उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फेसिस बोलते हैं। मतलब कंटिन्यू एक चीज पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कर्टेन वाला एग्जाम्पल दिया था, अगर मैं इस कर्टेन में येलो पैच लगा दूं तो मेरा एम्फेसाइज कहाँ जाएगा? इस येलो वाले पैच पे पहला जाएगा, उसके बाद जो व्हाइट कर्टेन है उस पर बाद में एम्फेसिस जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? कंटिन्यूसली आई इसी को एम्फेसाइज कर रही है, हमारा अटेंशन कहाँ है? कंटिन्यूसली इस येलो पैच पे, तो उसको हम बोलते हैं एम्फेसिस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, कलर फाउंड ऑपोजिट ऑन ईच अदर ऑन द कलर बोर्ड। जो कलर व्हील मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कलर थे, तो यहाँ पर जो कलर ऑपोजिट थे एक दूसरे के, वो कौन से कलर्स होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। एक्रोमेटिक कौन से होते हैं? जिसमें एक सिंगल कलर्स में एक सिंगल कलर के मेनली वहां पे टिंट, शेड, ये सब मिलता है। मोनोक्रोमेटिक, सॉरी वो मोनोक्रोमेटिक होते हैं सिंगल वाले। एक्रोमेटिक जो होते हैं वो दूसरे होते हैं जिसमें और कलर्स भी मिल सकते हैं। एनालोगस कलर्स वो कलर्स होते हैं जो कि कलर व्हील पे एक दूसरे के एडजेसेंट लगे हुए होते हैं, वो होते हैं एनालोगस कलर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ऑपोजिट आएंगे वो आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बे विंडो इज। एक बे विंडो का क्या मतलब होता है? यहाँ पे एक बे विंडो होती है, जैसे आपने देखा होगा घर में जो, जैसे आपने फॉरेन कल्चर में देखा होगा, जो बे विंडोज होते हैं पूरे हॉल में बहुत बड़ी विंडो होती है जो कि बाहर की तरफ से प्रोजेक्ट होती है, बाहर की तरफ से लगी हुई होती है। मतलब उसका शेप ऐसे होता है, जैसे ऐसी विंडो हो गई, ये बाहर का एरिया हो गया। तो यहाँ पर क्या है, जब ऐसी विंडो आएगी तो अंदर वाला स्पेस तो यूटिलाइज होगा ना, अंदर वाला स्पेस तो यूटिलाइज होगा। यहाँ पर क्या है, अंदर बैठने के लिए प्रॉपर सिटिंग बन जाएगी, है ना। तो बे विंडो का क्या मतलब है? यहाँ पे बे विंडो एक 3 डायमेंशनल विंडो है, ठीक है, लार्ज होती है, ठीक है, गिव अ रूम एंड इल्यूजन ऑफ स्पेशियसनेस। मतलब आपको क्या लगता है, अगर बाहर की तरफ ये प्रोजेक्ट है तो अंदर क्या है, सिटिंग के लिए एरिया ज्यादा है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबोव जो है वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी कलर स्कीम वुड बी। यहाँ पे टर्शरी कलर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मैंने जब आपको वो पढ़ाया था कलर व्हील, तो उसमें क्या है, यहाँ पर आपको टर्शरी कलर बताने। तो टर्शरी कलर कौन से कलर होते हैं? जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी की मिक्सिंग से बनते हैं। तो यहाँ पे टर्शरी कलर कौन से हो जाएंगे? प्राइमरी कलर्स कौन से थे? प्राइमरी कलर थे रेड, ब्लू एंड येलो। और वहां पर साथ साथ सेकेंडरी कलर्स कौन से थे? पीओजी, ठीक है, पर्पल, ऑरेंज एंड ग्रीन। तो यहाँ पे टर्शरी कलर कैसे बन जाएंगे? जब आप कलर व्हील स्टडी करोगे तो यहाँ पे ऑरेंज येलोइश ग्रीन बनेगा और यहाँ पर ब्लूइश ग्रीन बनेगा टर्शरी कलर स्कीम में। मतलब टर्शरी जब हम कलर बना रहे हैं तो ऑरेंज से क्या बनेगा? सन ऑरेंज से येलोइश ग्रीन और ब्लूइश ग्रीन जब मिक्स करोगे तो यहाँ पे जो कलर बनेगा टर्शरी वो बनेगा सन ऑरेंज। तो जब इससे आप कलर व्हील बना के देख सकते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, which of the following analogous color scheme make use of the following color in a color wheel। कलर व्हील पे आपको क्या करना है? एनालोगस कलर बता रहे। तो मैंने आपको बताया एनालोगस कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं एनालोगस कलर। नाउ कमिंग टू द 11th क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो कलर विद प्रोडोमिनेंस ऑफ ब्लू, येलोइश ग्रीन, ब्लू ग्रीन, सीम टू एडवांस, सीम टू रिसीड। तो यहाँ पे जो प्रीडोमिनेंस कलर है वो कैसे होते हैं? दे आर कंसिडर्ड एज कूल कलर। वहीं पर जो येलो ग्रीन है, येलो ग्रीन कलर कौन सा होता है? येलो ग्रीन जो होता है वो वार्म कलर होता है, जो सनलाइट वाला होता है ना येलो, तो येलो किसके अंदर आएगा? वार्म कलर के अंदर आएगा। वहीं जो ब्लू ग्रीन है, ब्लू कलर किस में आता है? कूल कलर्स में आता है। तो वहां पे जो लाइट शेड का ग्रीन रहेगा ब्लू ग्रीन कलर, वो भी कूल ह्यू में आएगा। सीम टू बी एडवांस, सीम टू बी एडवांस में कौन से आते हैं? वार्म ह्यूज आते हैं। और सीम टू बी रिसीड में कूल कलर्स आते हैं। तो यहाँ पर ऐसी तरह से मैच द फॉलोइंग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से मैच द फॉलोइंग जनरली पूछी जाती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
एन इंटरमीडिएट कलर इज मेड बाय मिक्सिंग। इंटरमीडिएट कलर कैसे बनता है? तो इंटरमीडिएट कलर बनता है प्राइमरी कलर से, ठीक है, उसके इट्स एडजॉइनिंग सेकेंडरी कलर, प्राइमरी और सेकेंडरी को मिक्स करके इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट का क्या मतलब है यहाँ पे? टर्शरी कलर। तो टर्शरी कलर कैसे बनेगा? जब आप प्राइमरी और सेकेंडरी को मिक्स करोगे, कॉम्प्लीमेंट्री को तो मिक्स ही नहीं करना है, ब्लैक और व्हाइट नहीं करना है, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट से यहाँ पे शेड बनती है, शेड में ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन 1 एंड 2। Now coming to the next question, what are the following benefits of decision thinking process? Decision thinking process क्या बताई थी मैंने? आइडिएट, जो हमने कल पढ़ा था, आइडिया जनरेट करना, इनोवेट करना, तो वो सब आता है डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस में। तो ये एनकरेज करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग को, एक साथ टीम को इकट्ठा करके रखता है, एक कल्चर बनाता है इनोवेशन का। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द 14 क्वेश्चन, यहाँ पे देखना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? येलो एंड रेड आर कंसिडर टू बी वार्म कलर, ठीक है, बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में, वार्म कलर होते हैं येलो रेड। ए मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम कंसिस्ट ऑफ यूजिंग वन कलर इज वेरिंग वैल्यूज और इंटेंसिटीज। हाँ, एक मोनोक्रोमेटिक क्या बताया था मैंने? जिसमें हम एक कलर स्कीम को यूज करते हैं डिफरेंट टिंट शेड्स बनाने के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री कलर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग। 15 क्वेश्चन जो है पोस्चर। पोस्चर का मतलब क्या होता है? स्टैंड अप स्ट्रेट, दिस इंश्योर योर स्पाइन इज इन एनाटॉमिकल पोजीशन नॉट बैंड। पोस्चर में क्या है? सिंपल, कैसे खड़े हुए हो, आपकी जो बैक है वो बैंड नहीं कर रही है। वहीं पर स्टैंडिंग का मतलब क्या है? यहाँ पर स्टैंडिंग का मतलब क्या होगा? ट्राई टू अवॉइड स्टैंडिंग इन द वन पोजीशन। यहाँ पर अगर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ये प्रिंसिपल कुछ बता रखे हैं ताकि इंजरीज ना हो, और यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता रखी है। तो यहाँ पर स्टैंडिंग का मतलब क्या होएगा? ट्राई टू अवॉइड स्टैंडिंग इन वन पोजीशन फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, ज्यादा टाइम तक खड़े हुए नहीं रहना है। सिमिट्री का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिमिट्री का मतलब होगा यूजिंग मसल ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी इक्वली। इक्वली आपको मसल जो है वो मसल से काम करना है, एक ही हाथ से काम नहीं करना। बेस ऑफ द सपोर्ट में क्या आएगा यहाँ पर? स्टैंड विद योर फीट अपार्ट, दिस इंश्योर स्टेबिलिटी। अगर आप दोनों फीट से, दोनों पैरों से खड़े रहोगे तो वहां पे इक्वल स्टेबिलिटी, बैलेंस रहेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होएगा, यहाँ पे फर्स्ट का आएगा फोर्थ। तो यहाँ पे फर्स्ट का फोर्थ में आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, ये डिलीट हो गया, ये वाला डिलीट हो गया। अब यहाँ पर सेकंड भी क्या है? सेम है। तो यहाँ पे थर्ड है, ठीक है, जो फर्स्ट सी का सी है उसका फर्स्ट आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये सारे कुछ यहाँ पर आपके प्रिंसिपल थे बॉडी मैकेनिक्स से, जिससे इंजरी ना हो। पोस्चर कैसा रखना है? एक पोजीशन में खड़ा होना अवॉइड करना है। स्टैंडिंग में क्या है? सॉरी, पोस्चर में क्या है? यहाँ पर स्पाइन को स्ट्रेट करना है ताकि फटीगनेस ना हो। स्टैंडिंग में भी बहुत लंबे समय तक खड़ा होना अवॉइड करना है। सिमेट्री में मसल्स को इक्वली बैलेंस तरीके से यूज करना है, और बेस ऑफ द सपोर्ट में दोनों पैरों के सपोर्ट लेके इक्वल बैलेंस में वहां पर काम करना है। Next question is 16 question. Arrange the following stages of decision thinking process in the sequence. मैंने ये आपको पहले स्टेजेस कराई हैं। तो ये स्टेजेस में सबसे पहले होता है एम्फेथी, ठीक है, एम्फेसाइज करना आइडियाज को, फिर उनको डिफाइन करना, ठीक है, फिर आइडियाज जनरेट करना। आइडियाज जनरेट करने के बाद क्या कहते हैं? प्रोटोटाइप बनाते हैं। मतलब हम सैंपल लेते हैं, जब हमने कोई चीज डिजाइन कर ली उसको हम टेस्टिंग करते हैं, उस पर हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बनाते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। देन यहाँ पर हम करते हैं टेस्टिंग। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहले एम्फेथी, फिर डिफाइन। तो फर्स्ट सेकंड ये तो डिलीट हो गया, फर्स्ट सेकंड, फिर हम आइडियाज जनरेट करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड फिफ्थ फोर्थ एंड 3, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये स्टेजेस होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्गोनॉमिक्स इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज कंसर्न विद। अर्गोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया लास्ट सेशन में क्या क्या है। ह्यूमन एक्टिविटीज को नोटिस करते हैं, टूल्स, मशीन, सिस्टम, टास्क, जॉब, इन्वायरमेंट, इन सबको देखते हैं। फिटिंग द जॉब और द टास्क, इन्वायरमेंट, हम देखते हैं कि फिट है या नहीं हम उस काम को करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबोव जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अर्गोनॉमिक्स में हम ह्यूमन की स्टडी करते हैं, टूल्स, मशीन, टास्क, जॉब, इन्वायरमेंट, ये सब की स्टडी करते हैं, और कोई पर्सन उस इन्वायरमेंट में फिट है काम करने के लिए या फिर नहीं, हम इसकी भी स्टडी जो है वो
करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स ऑन द प्रांग कलर व्हील मेक अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। प्रांग व्हील एक कलर व्हील है जो कि प्रांग ने दिया था, यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बतानी है। तो कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर कलर स्कीम कौन सी होगी जो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है? यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री रेड और ब्लू कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो वैसे ही डिलीट हो गया। तो जब ये तीनों डिलीट हो गए तो आंसर क्या आ गया? बी, सी एंड डी। दिस इज द बेस्ट एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व अ क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है? ब्लू ग्रीन ब्लू। जब आप कलर व्हील बनाओगे ना, तो जब आप कलर व्हील बना के देखोगे उसमें चेक करना, यहाँ पर ब्लू और ऑरेंज मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री, रेड ग्रीन मिलेगा और येलो एंड पर्पल जो है मिलेगा। जैसे मान लो ये है ना, इधर से ये कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, इधर का कॉम्प्लीमेंट्री ये कलर आएगा, इधर का कॉम्प्लीमेंट्री ये आएगा। लेकिन अगर डबल कॉम्प्लीमेंट्री पूछा गया तो आप 2 पेयर्स का यूज करोगे, और सिंगल कॉम्प्लीमेंट्री पूछा गया तो आप सिंगल पेयर का यूज करोगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द अडॉप्टर्स ऑफ न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजीज कैन बी कैरेक्टराइज्ड अंडर द फॉलोइंग हेड एज पर द एवर्ट ग्रोगर डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन अप्रोच। ये भी मैंने आपको डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी पहले कराई है। तो इसमें कौन कौन होता है? लेगर्ड्स होते हैं, ठीक है, एक्सप्लोरर्स नहीं होते, क्योंकि एक्सप्लोरर्स इन्वेंटर्स ये नहीं आते हैं, ठीक है। अर्ली मेजोरिटी वाले लोग आते हैं, इनोवेटर्स आते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सी एंड ई। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर क्या है? टूल एंड टाइम मैनेजमेंट। टूल और टाइम मैनेजमेंट किसके साथ मैच करेगा? पीक लोड के साथ, कि कितना टाइम में कितना मैनेजमेंट हो रहा है पीक लोड के साथ। रेपिटेटिव मूवमेंट एट द सेम टाइम। रेपिटेटिव मूवमेंट का मतलब क्या होता है? रिदम। जब ऐसे मूवमेंट कर रहे हो पैटर्न में, एक रिदम में, तो वो क्या होगा? रेपिटेटिव मोशन। टाइम एंड मोशन स्टडी हम किस में मेजर करते हैं? टाइम एंड मोशन स्टडी हम मेजर करते हैं पाथवे चार्ट से, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग चार्ट। स्ट्रिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं? मोशन को, मूवमेंट को, एक्टिविटी को नोटिस करते हैं। टिश्यू फिजिकल इंपेयरमेंट का मतलब है यहाँ पे, जब अगर आपके बॉडी में थकान हो गई, कुछ टिश्यू में आपको पेन होने लग गया, बॉडी में पेन होने लग गया, फटीगनेस होने लग गई मसल में, तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल फटीग। तो यहाँ पर ये इस तरह से मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट का बी, मतलब ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। रोस, मुंडेल, गिलबर्ट, ड्रकर एंड मंसेल, ये सारे क्या है? जिन्होंने इन्वेंशन करी थी, साइंटिस्ट, उनके नाम है। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था, गिलबर्ट ने क्या दिया था? थर्बलिंक्स दिए थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोड में चेक कर लो, एलिमिनेशन मेथड लगा लो। तो यहाँ पर जो सी है उसका क्या आएगा? 5th आएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन का 5th है, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। तो सी में क्या है? रोज का आएगा वैल्यू स्केल, ठीक है। मुंडल ने क्या दिया था? क्लास ऑफ चेंज। ड्रकर का क्या आएगा? यहाँ पर देखिए, ड्रकर का क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। एंड मंसेल का क्या है यहाँ पर? कलर सिस्टम या फिर कंज्यूमरिज्म। ये सब क्या है? इसका पार्ट है। तो यहाँ पे मंसेल का आ गया, सॉरी, पिगमेंट थ्योरी, क्योंकि मंसेल ने क्या क्या था? कलर थ्योरी दी थी, ठीक है। कंज्यूमरिज्म इस चैप्टर इससे रिलेट नहीं करता है। रोज का वैल्यू स्केल, जिसने वैल्यू, जो मैंने डायमेंशंस बताए थे कलर के, तो वैल्यू स्केल रोज ने दिया था। मंडल मैंने क्लास ऑफ चेंज पढ़ा दिया था, जो कि एर्गोनॉमिक्स का पार्ट है। गिलबर्ट ने थर्बलिंक्स दिए थे, 18 थर्बलिंक्स थे टोटल। नेक्स्ट यहाँ पे ड्रकर ने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया था, और मंसेल का था पिगमेंट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, एज पर द एवर्ट रोगर डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल द सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज ऑफ एडॉप्टर्स। तो एडॉप्टर्स की कैटेगरी कैसे थी, ये मैंने आपको पहले वाले सेशन में भी पढ़ाया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर कौन आते हैं? सबसे पहले यहाँ पर आएंगे लेट मेजोरिटी, लैगर्ड्स, इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स या फिर अर्ली मेजोरिटी। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं इनोवेटर्स, ठीक है, जो कि इनोवेट करते हैं, जो कि रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। वो क्या है? रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ये तो वैसे ही डिलीट हो गए, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया, ठीक है। पहले इनोवेटर्स आए, फिर अर्ली अडॉप्टर्स आए, फिर अर्ली मेजोरिटी, फिर लेट मेजोरिटी, और लास्ट में लेगर्ड्स। लेगर्ड्स कौन होते हैं? जो कि सबसे पीछे रहते हैं। दे लैक बिहाइंड, दे फॉल बिहाइंड अदर्स, ठीक है, दे फॉल बिहाइंड अदर्स। लास्ट में जो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते हैं वो होते हैं लेगर्ड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा।
नाउ अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, बैलेंस का मतलब क्या है, बैलेंस अगर फैब्रिक में हो तो नेक लाइन पूरा बैलेंस होना चाहिए, यहाँ से कॉलर वाला एरिया। प्रपोर्शन का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में, तो यहाँ पर इक्वल पार्ट्स में क्या होगा, गैदर्स कमिंग फ्रॉम द नेक लाइन, ठीक है, नेक लाइन से जो आप डिजाइनिंग कर रहे हो वो इक्वल है। हार्मोनी का मतलब क्या है, एक बैलेंस होना चाहिए, एक पैटर्न रिपीट होना चाहिए, एक ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेजुअल चेंज इन कलर इन अ ड्रेस। एम्फेसिस का मतलब क्या है, एक आपको फोकस करना है, ठीक है, तो यहाँ पे एम्फेसिस का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एम्फेसिस का मतलब होगा एम्पायर लाइन ड्रेस। तो यहाँ पे ये आपका जनरली अपैरल डिजाइनिंग का क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है वो अपैरल डिजाइनिंग का है। जब अपैरल डिजाइनिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां पे लेकिन एलिमेंट्स तो यही है ना, बैलेंस, प्रपोर्शन, हार्मनी, एम्फेसिस, जो कि हमने इंटीरियर में पढ़ा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर इज एट इज बेस्ट व्हेन इज हेड, चेस्ट एंड पेल्विस आर अलाइंड इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर क्या एक्टिविटी एफिशिएंसी तब ज्यादा सही होती है जब वर्कर्स के हेड, चेस्ट और पेल्विस जो है पोस्चर स्ट्रेट लाइन में होता है, ये करेक्ट है। efficiency of worker is at best as his body weight are aligned together which could be due to the torque। torque का मतलब होता है एक फोर्स होता है, तो यहाँ पर एफिशिएंसी उसकी जब क्या, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी तब एनहांस होती है जब उनका पूरा एक ही वर्क पूरा बॉडी वेट पे आता है, मतलब पूरा उनका जो वेट है वो पूरा एक उस पे आता है, या फिर जब आप काम कर रहे हो तो वो टॉर्क की वजह से, वो फोर्स की वजह से आपका पूरा बॉडी वेट आता है। एफिशिएंसी तब बढ़ती है जब पूरा बॉडी वेट आता है, नहीं, एफिशिएंसी बढ़ती है जब आपका प्रॉपर बैलेंसिंग होती है पोस्चर में, आपके सारे जो है, एक आपका हेड, चेस्ट, पेल्विस जब स्ट्रेट लाइन में है, प्रॉपर मूवमेंट हो रही है, तो एनहांस होगा आपका बॉडी मूवमेंट। तो यहाँ पे ए करेक्ट है, आर जो है वो फॉल्स है, क्योंकि एफिशिएंसी तब अच्छी नहीं होती जब बॉडी वेट आपका पूरा एक ही पार्ट पे आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आर है वो गलत हो जाएगा, रीजन गलत है बट स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कौन से होते हैं, जो कि आपके बॉडी मेजरमेंट होते हैं, जो कि बॉडी मेजरमेंट होते हैं जनरल, जो आउटसाइड डायमेंशन के बॉडी मेजरमेंट होते हैं, जैसे इसमें वेट आ गया, हाइट आ गया, वेस्ट सर्कमफेरेंस आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने आने चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडल क्लास ऑफ चेंज, अभी बताया था ये 5 मैंने आपको लास्ट सेशन में बताए थे, इनको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है बॉडी पोजीशन में चेंज करना, देन यहाँ पे वर्किंग इक्विपमेंट को चेंज करना, सी एंड डी, तो यहाँ पे थर्ड जो और यहाँ पे फिफ्थ आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप दो मैच करके लगा सकते हो, जब आपको अगर दो ऑप्शन पता है तो आप फर्दर आगे के ऑप्शन को भी लगा सकते हो। इसमें फर्स्ट क्या है, पहले बॉडी पोजीशन में चेंज करना, फिर वर्किंग इन्वायरमेंट को चेंज करना, फिर सीक्वेंस चेंज करते हैं हम, सीक्वेंस के बाद फिनिश प्रोडक्ट और लास्ट में रॉ मटेरियल को भी चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज मुंडल क्लास ऑफ चेंज, जिसमें उसने 5 जो है ये आपके तरीके जो है वो बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, अगेन दिस इज द सिंबल चार्ट। तो यहाँ पर जो सिंबल चार्ट है, फर्स्ट जो आएगा यहाँ पर मूवमेंट होगी वन प्लेस टू अनदर पोजीशन, जो कि स्मॉल है, ये ऑपरेशन चार्ट का सिंबल है, ये आता है ऑपरेशन चार्ट में। नेक्स्ट जो है ये आता है ऑपरेशन में। नेक्स्ट जो ये वाला आप हमने इसका पढ़ा था एरो का, वो ट्रांसपोर्टेशन में था। और जो स्क्वायर शेप था, स्क्वायर शेप किस में आता है, इंस्पेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा PYQs का। थैंक यू सो मच, इसी तरह से पढ़ते रहिए, आपका नेट JRF जरूर क्लियर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन जो है वर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स और एर्गोनॉमिक्स से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।